हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने आपके साथ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं तो जाकर के देख लीजिए। ये थर्ड वीडियो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम आपके साथ 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो 5 मार्क्स भी, नहीं तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, VI पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ फॉर a nichrome wire is given below. What do you inform from this graph? Draw a level circuit diagram to obtain such a graph. बच्चों बोला नीचे ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो सीधा जाती है, स्ट्रेट लाइन। तो बहुत इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। V इक्वल्स टू RI। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? तो आप लिख देना ग्राफ बिटवीन V एंड I is a straight line, so this graph inform that the flow of electric current in the conductor is directly proportional to potential difference V. ठीक है बच्चों? ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट अगर आप देखिए V इक्वल्स टू RI आ गया। अगर यहाँ से अब अगर R का वैल्यू आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला होता है V बाई I। तो V कोई एक पॉइंट आप ले सकते हो। तो V पहला पॉइंट के लिए आप देखोगे यहाँ पर ले लेते हैं 0.8 और 2 के बराबर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.8 और बच्चों हमारा करंट जो है वो है 0.2। सो 2 4 जा 8, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर? ओके। अब उसके बोला था एक लेवल डायग्राम बनाओ इसके लिए। तो लेवल डायग्राम इसके लिए आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज ये कीजिए एक नाइक्रोम वायर है, ये आपका रेजिस्टेंस, इसको एक सर्किट से प्लस जोड़ दीजिए। सपोज कीजिए ये एमीटर लगा दिया हमने करंट को मेजर करने के लिए। ये एक बैटरी, और यहाँ पर आप रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम का, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है। और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दीजिए। यही हो गया आपका लेवल डायग्राम। बैटरी जो 2 वोल्ट का होगा, प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है स्टेट द रिलेशन कोऑर्डिनेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। सो बच्चों अभी जस्ट हम बार बार एक ही चीज डिस्कस करते आ रहे हैं। V और I के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहे। फिजिकल कंडीशन अगर सेम रहे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू RI। यही रिलेशन होता है बच्चों। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। इसको आप चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स is directly proportional to the flow of current I. This is also known as the Ohm's law. इसके लिए ग्राफ कैसा होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने देखा ये वाली ग्राफ ही आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इसका बी पार्ट है क्वेश्चन। बी पार्ट में क्या रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉलोइंग थ्रू इट इज 0.35 एम्पियर। बच्चों यहाँ पे करंट आपको दे दिया है, आई का वैल्यू है 0.35 एम्पियर। when the potential difference across it is 1.4 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है बच्चों 1.4 वोल्ट। तो देखिए क्या निकालना है अपने को, रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू होता है V अपॉन में I। तो V कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो V कहोगे आप सर 1.4 है, ओके, डिवाइडेड बाय 0.35। बच्चों डेसिमल रिमूव करना है आपको, सो 1.40 भी आप लिख सकते हो। अब देखिए डेसिमल के बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो आप डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। नाउ 35 4 जा 140, सो 4 ओम आ गया बच्चों आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, फिगर बिलो शोज 3 सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विथ देयर फेस एरिया एंड लेंथ, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके बच्चों यहाँ पर 3 फिगर थे, जहां पर मैंने इस फिगर में एक ही दिखा रखा हूं, तो 2 और मैं ड्राइंग कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। 2 और ड्राइंग कर लेते हैं हम। एक ड्राइंग है आपका कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ड्राइंग है एक और एक और जो 3 ड्राइंग था यहाँ बच्चों। हाँ तो ये तीनों ड्राइंग हो गया। फर्स्ट का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सेकंड जो ड्राइंग है बच्चों इसका लेंथ है 3L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A/3। थर्ड जो आप देख रहे हो इसका लेंथ है L/3, या मैं नीचे लिख रहा हूं L/3, और क्रॉस सेक्शन एरिया है 3A। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें रेसिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए रेसिस्टिविटी ABC 3 फिगर है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ अगर A हम निकालें तो रेसिस्टिविटी के लिए होता है रो से दिखाते हैं रेसिस्टिविटी को। अब हमको निकालना क्या है, तीनों में रेजिस्टेंस। सो RA रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहे तो फर्स्ट में आ जाएगा रो L/A, सो रो L/A। सेकेंड में निकालना चाहो आप RB, तो बच्चों ये आएगा रो L/A। फॉर्मूला होता है तो L क्या है अपना 3L, और A क्या है बच्चों A/3। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, सो 3 3 जा 9, तो 9 रो L/A। ठीक है बच्चों, ओके। थर्ड देखिए क्या होगा, थर्ड निकालोगे आप RC, तो ये होगा बच्चों, इसका भी फॉर्मूला सेम रखना है, रो L/A। L क्या है हमारा L/3 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 3A। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे
तो ये आएगा 1/9 रो L/A। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस तीनों फिगर को, तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसमें था? RB में। सो RB इज ग्रेटर देन RA, ग्रेटर देन RC। सो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है? डिराइव इट्स एसआई यूनिट। इसके एसआई यूनिट को डिराइव करना है। इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट comprising a resistor made up of metallic wire, the ammeter reads 100 milliampere if the length of the wire is doubled। लेंथ ऑफ द वायर क्या करना है बच्चों? डबल कर देना है। देन कर रहा है हाउ विल द करंट इन द सर्किट चेंज। तो करंट कितना चेंज होगा ये आपको निकालना है। जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखना है आपको। दूसरा इसके एसआई यूनिट के लिए डेरिवेशन। थर्ड एक क्वेश्चन जोड़ दिया है कि एमीटर में जो रीडिंग है वो 100 मिली एम्पियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर उस वायर को हम डबल कर देंगे तो बताइए कि करंट कितना चेंज हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए सबसे पहला डिफिनेशन आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऐसे आप हेडलाइन की तरह लिखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे लिखना है आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। लिखना है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ electrical resistivity of a material of a conductor is the resistance offered by the conductor of length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। बच्चों मीनिंग डेफिनेशन समझ में आया? एक बार मीनिंग हिंदी में आपको बता दूं। बोला कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल ऑफ कंडक्टर का वो होता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसका लेंथ क्या होना चाहिए 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एसआई यूनिट इसको बच्चों हम रो से दिखाते हैं। तो रो इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है, रो से दिखाते हैं किसको? रेसिस्टिविटी को। इसके लिए फॉर्मूला होता है RA/L, वेयर R इज रेसिस्टेंस, L लेंथ और A क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बच्चों यूनिट के लिए डेरिवेशन था। सो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो। तो रो का यूनिट क्या होगा बच्चों? देखिए R,
तो आर का यूनिट क्या होता है? ओम। क्लियर है बच्चों? ओके। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होगा बच्चों? मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा? ओम मीटर। यही है डेरिवेशन, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। बात आ रही है समझ में? ओके। अब बच्चों देखो क्या बोला कि लेंथ क्या होगा, दूसरा उसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो करंट था आपका 100 मिली एम्पियर, ठीक है। आई था 100 मिली एम्पियर मीटर का रीडिंग। अब कह रहा था कि क्या करना है कि लेंथ को डबल कर देना है। तो है लेंथ को आप डबल कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो करंट हाफ हो जाएगा तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 50 मिली एम्पियर। बिल्कुल सही। जब आप वायर को डबल कर दोगे तो लेंथ क्या होगा? रिड्यूस हो गया, लेंथ हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। सो पहले कितना था? 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, तो 50 मिली एम्पियर हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट लिस्ट द फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। करेक्ट। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं बच्चों। पहला होता है लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और चौथा टेम्परेचर। 4 चीजें होते हैं जो आपको लिखने हैं। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आंसर ए लिखना है फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑन विच the resistance of a conductor depends are, पहला है बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा मैंने बताया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया। नेचर ऑफ मटेरियल। और नेक्स्ट टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इतने में ही चल जाएगा। नहीं तो अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो लेंथ जो होता है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर आप 2 लिखोगे तो सिर्फ आप 2 ही लिखते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन। व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लासेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्लासेस अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। ओके, कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि मेटल जो है वो तो गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि इसका ग्लासेस जो है वो बैड कंडक्टर होता है। तो ग्लास जो है बैड कंडक्टर होता है बच्चों क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
ठीक है, जबकि कंडक्टर के पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही वजह है कि वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और उसका रेसिस्टिविटी भी कंडक्टर का लो होता है, जबकि ग्लास का आप देखोगे तो उसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। तो आपको रीजन क्या लिखना है, बिकॉज ग्लास has high resistivity and no free electron। क्लियर है बच्चों। चलिए थर्ड है, वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज, गिव रीजन। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसके हाई रेसिस्टिविटी के कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो इसका भी आंसर लिख ही देते हैं, सी लिखना है आपको, एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी high resistivity high melting point high melting point and it does not it don't oxidized। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, state Ohm's law, draw a circuit diagram to verify this law indicating the positive and negative terminals of the battery and the meters, also show the direction of current in the circuit। ओके, अब आपको दिखाना है ओम्स लॉ क्या होता है, ये आपको सबसे पहले लिखना है, सर्किट डायग्राम दिखानी है और ग्राफ भी दिखानी है। सो ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चों यहाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मैं आपको कह रहा हूं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, ठीक है। सो एक ही चीज है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the current flowing through the current flowing through a conductor following through a conductor conductor
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to potential difference across two end. Potential difference अक्रॉस द कंडक्टर, या अक्रॉस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं है इतनी। तो बच्चों क्या बता दिया मैंने कि पोटेंशियल टू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या V इक्वल्स टू आर आई। यहां पर बच्चों V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस और I करंट। समझ में आ रही है? ओके, अब सर्किट डायग्राम चाहिए आपको। तो सर्किट डायग्राम मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। रेजिस्टेंस सबसे पहले लेना है आपको। यहाँ पे एमीटर करंट मेजर करने के लिए, यहाँ पे बैटरी, स्विच, यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है आपको। ओके, प्लस माइनस, ये करंट का डायरेक्शन आपको दिखा देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, ग्राफ कैसे दिखाओगे? ग्राफ तो बार बार हम लोग ड्राइंग कर ही रहे हैं, बार बार ग्राफ बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन दिखानी है आपको। ये हो गया बच्चों आई, ये भी, ये हो गया बच्चों ओम्स लॉ। समझ में आया? कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आप लोगों को। रेजिस्टेंस है, इसको आर लिख दीजिए, और थोड़ा सा अच्छे से दिखाना है तो इसके दो टर्मिनल का नेमिंग कर दीजिए ए बी। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो और भी सजा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो बच्चों 1 किलोमीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ दे दिया आपको कॉपर वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे दिया आपको 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। And the resistivity of the copper is 1.623 into 10⁻⁻8 मीटर। सो बच्चों गिवन डाटा सबसे पहले आपको लिखना है न्यूमेरिकल सम में। गिवन डाटा सबसे पहला क्या है? लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मीटर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए से दिखाते हैं बच्चों हम लोग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है
2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए। सो आप क्या करोगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10,000 से। सो आप लिख सकते हो इसी को 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 पहले से था, और 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 का पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब ये किस में आ गया बच्चों, मीटर स्क्वायर में। सो नॉर्मली ये आंसर क्या आया, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों रेसिस्टिविटी कॉपर का आपको दे रखा है, रो का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1.623 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। हमें रेजिस्टेंस निकालना था। सो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो रो है बच्चों 1.623 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 इंटू एल, एल बच्चों दिया था 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। सो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। सो बच्चों 2 से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आएगा 0.8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। बस इतना ही रखे 3 डिजिट तक। सो 0.811 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 1000। सो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका 8.1 ओम। क्लियर है? आप कहोगे सर कैसे आया, एक बार डिराइव करके दिखा दो। तो बच्चों देखो 0.811 को आप 1000 से करोगे तो 811 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 का पावर माइनस 2 मीन्स 100। और 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 8.1 ओम। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।